नमस्कार, एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है, स्पीकर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा संसद का एक अहम सदन है, प्रतिनिधि सदन है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्चुअल में लोकसभा के संचालन और लोकसभा को चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन या पदावधि की बात की जाए तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। स्पीकर इसका पीठासीन अधिकारी होता है और लोकसभा के संचालन से संबंधित नियमों की और उसके संचालन को संचालित करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की होती है। स्पीकर के या लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख का निर्धारण, ये गलत हो गया है, निर्धारण राष्ट्रपति करता है। सदन में बहुमत के द्वारा निर्वाचित होता है। स्पीकर लोकसभा में सदन के बहुमत द्वारा निर्वाचित होता है। सामान्यतया अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर जब व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, जब वह स्पीकर चुना जाता है, तो वह अपनी पार्टी के सदस्यता को त्याग देता है। सदस्यता को त्याग देता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो लोकसभा अपने बहुमत से निर्वाचित करती है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को। सामान्यतः अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। लोकसभा के जीवन काल, और हमें पता है कि लोकसभा का जीवन काल कितना होता है। लोकसभा का जीवन काल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद पुनः उसका चुनाव होता है, ठीक। लेकिन यह आवश्यक, तो सामान्यतः नॉर्मल स्थिति में जनरली अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद को धारण किए रहता है। परंतु आपवादिक स्थितियां हो सकती हैं, तो वो आपवादिक स्थितियां, अपवाद हो सकता है। तो इसके कुछ अपवाद हैं। जो आपवादिक स्थितियां ऐसी होती हैं जब लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद 5 वर्ष से पहले त्याग देना पड़ता है। तो आपवादिक स्थितियां जो हैं वह है यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, अगर वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, किसी कारणवश उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। दूसरी स्थिति आती है अगर वह त्यागपत्र दे दे। अगर वह त्यागपत्र दे देता है तो लोकसभा अध्यक्ष का पद उसे 5 साल के पहले छोड़ना पड़ जाएगा। जब भी त्यागपत्र देगा तो वो उसका पद से वो मुक्त हो जाएगा। तीसरी स्थिति आती है यदि उसे उसके पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए, तो भी वह 5 साल के पहले अपने पद से मुक्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 आपवादिक स्थितियां हैं। 3 आपवादिक स्थितियां हैं कि अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, किसी कारणवश लोकसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो गई, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो एक स्थिति ये बन सकती है। दूसरा, वह स्वयं त्याग पत्र दे दे, स्वयं अपना पद छोड़ दे, और जैसे ही वह लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देगा, उसका अध्यक्ष पद स्वतः चला जाएगा। तीसरी स्थिति है कि उसे उसके पद से
पदच्युत कर दिया जाए, है ना। ये 3 स्थितियां बनती हैं जब उसे 5 वर्ष से पहले, हाँ, 5 वर्ष से पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वह लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा। अब हम लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की बात करते हैं। लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का यह मुखिया होता है, और अध्यक्ष के नाम से ही पता चलता है, अध्यक्ष है ना। अध्यक्ष क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। और साथ ही जो सदस्यों की शक्तियां हैं, जो उनके विशेषाधिकार हैं, उनका नेतृत्व करेगा। क्योंकि उसके नेतृत्व में सदन आगे बढ़ रहा है, इसलिए सदन के सदस्यों की जो शक्तियां और विशेषाधिकार हैं, जिन शक्तियों और विशेषाधिकार की हम बात कर रहे हैं, इसका यह अभिभावक होता है। अभिभावक मतलब, अभिभावक का तात्पर्य है कि यह उसकी रक्षा करेगा, किसकी? शक्तियों की और विशेषाधिकारों की, उनको लागू करेगा, उनको लागू करेगा और संरक्षित करने का काम करेगा। मतलब संरक्षण, संवर्धन दोनों जिम्मेदारी किसकी होगी? लोकसभा अध्यक्ष की। किसकी होगी? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की होगी। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। अगर सदन को कोई अपनी बात कहनी है तो उस सदन की तरफ से जब बोलना होगा तो यह बोलने का कार्य कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। तो अगर संसदीय मामले से संबंधित कोई विवाद है तो उस पर अंतिम निर्णय स्पीकर का क्षेत्राधिकार है और इसके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तात्पर्य यह है कि वह जो भी निर्णय लेगा वह वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अब हम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की शक्ति व कार्य की बात करेंगे। सदन की कार्यवाही का संचालन, सदन की कार्यवाही का संचालन यह एक बड़ा एवं मुख्य कार्य या हम इसको स्पीकर का प्राथमिक कार्य भी कह सकते हैं, है ना। सदन की कार्यवाही का संचालन करना स्पीकर का मुख्य कार्य है। सदन के भीतर अंतिम व्याख्याकार है। अंतिम व्याख्याकार का मतलब कि सदन के भीतर जो भी कार्यवाही होगी उसका अंतिम रूप से विश्लेषण करने का अधिकार स्पीकर का होगा। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करना। अगर गणपूर्ति, जैसे आपको पता है गणपूर्ति कितना होता है? 1/10, मतलब 10वां हिस्सा सदन के कुल सदस्यों का गणपूर्ति के लिए आवश्यक है।
गणपूर्ति से तात्पर्य है कि कम से कम 1/10 यानी कि सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यदि सदन में उपस्थित है तभी सदन आगे संचालित होगा। अन्यथा की स्थिति में स्पीकर का कार्य है, जिम्मेदारी है उसका कि वह सदन को स्थगित कर दे। निर्णायक मत का अधिकार, एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है स्पीकर को, निर्णायक मत का अधिकार। निर्णायक मत के अधिकार की आवश्यकता उस स्थिति में आती है कि जब दोनों पक्ष से तात्पर्य पक्ष और विपक्ष, जब दोनों पक्ष वोटिंग में बराबर हो जाते हैं, बराबर मत प्राप्त करते हैं, तो इस बराबर की स्थिति है, इस स्थिति में निर्णायक मत प्रदान करता है स्पीकर। कौन प्रदान करता है? स्पीकर। और वह जिसकी तरफ मत दे देता है वह विजेता बन जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है ये, जो लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान किया गया है कि ऐसी स्थिति में यदि संयुक्त बैठक से तात्पर्य क्या है? संयुक्त बैठक से तात्पर्य है लोकसभा प्लस राज्यसभा। जब दोनों संयुक्त रूप से एकत्रित होंगे, संवेदित होंगे, हाँ, या इनकी मीटिंग होगी, तो प्रश्न यह उठता है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। चूंकि लोकसभा भी सम्मिलित है और राज्यसभा भी सम्मिलित है, तो क्या स्पीकर करेगा या उपराष्ट्रपति। चूंकि आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो क्या राज्यसभा का सभापति इस मीटिंग का अध्यक्षता करेगा या लोकसभा का स्पीकर? तो आपको पता है कि कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। अगर संयुक्त मीटिंग होती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, आपको पता है संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाएगी। धन विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि वित्त एक बड़ा मैटर है, इसीलिए विष्णुगुप्त जो है, जब वो राजनीति शास्त्र पर एक ग्रंथ का निर्माण करता है, रचना करता है, तो वह अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखता है। तो आप सोच सकते हैं कि धन कितना महत्वपूर्ण अवयव है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा स्पीकर। अगर स्पीकर ने कह दिया कि यह धन विधेयक है तो वह धन विधेयक है, और अगर स्पीकर उसको धन विधेयक नहीं मानता है तो फिर यह धन विधेयक नहीं रह जाएगा। यानी कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने के लिए स्पीकर की सहमति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण दल बदल, आपको पता है 10वीं अनुसूची है संविधान की, इस पर भी निर्णय करने का अधिकार स्पीकर का है। और आप जानते हैं कि जब स्पीकर को ऐसा लगता है कि दल बदल किया गया है, तो वह निर्णय ले सकता है कि ऐसे सदस्यों की सदस्यता को बरकरार रखा जाए या उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि अगर कोई नेतृत्व करता है, स्पीकर क्या है? नेतृत्व करता है। स्पीकर क्या है? नेतृत्व करता है। और आप जानते हैं कि किसी भी नेतृत्वकर्ता के लिए, लीडर के लिए
यह आवश्यक है कि वह अपने सभी अनुयायियों की भावनाओं और आवश्यकताओं का ख्याल रखे, उसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। हाँ, पक्षपात नहीं करना चाहिए। और इसीलिए अभी हम पहले बात कर चुके कि स्पीकर का पद चूंकि इतना महत्वपूर्ण है और वह सदन का अध्यक्ष होता है, वो किसी पार्टी या सरकार के लिए कार्य करने वाले पद नहीं है, उसका पद गरिमा और प्रतिष्ठा का है। तो उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह पक्षपात रहित हो, किसी के साथ पक्षपात ना करे और इस पक्षपात उसे ना करना पड़े। इसीलिए ब्रिटेन में हम लोगों ने बात किया, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में स्पीकर अपने दल की सदस्यता को त्याग देता है ना, ताकि वह अपने पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। भारत में यह नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस स्थिति का होना अधिक श्रेयस्कर है ना, कि स्पीकर अपने दल की सदस्यता का त्याग दे। अगर वह त्याग देगा तो अपने पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकता है। तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में यह परंपरा है, ब्रिटेन की यह परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन भारत को भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अगर बात की जाए तो जो पहला है कि वह सदन के जीवन का काल पर्यंत पद धारण करता, मतलब जब तक सदन का जीवन काल होगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। पीछे हमने इस पर चर्चा किया है कि कुछ अपवादिक स्थितियां हैं जब उसे सदन के जीवन काल से पहले अपने पद का त्याग करना या छोड़ना पड़ता है। वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद करती है कि स्पीकर को कितना वेतन एवं भत्ता दिया जाएगा, इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं यह कि इसका जो रैंक है, रैंक अगर देश में देखा जाए तो 7वां रैंक है। हाँ, पहला किसका है, राष्ट्रपति का, सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति को है और रैंक के आधार पर देखा जाए तो स्पीकर का रैंक भारत में 7, मतलब 7वां सबसे बड़ा पद लोकसभा अध्यक्ष का होता है, स्पीकर का होता है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको भी 7वां स्थान प्रदान किया गया है ना, जजों को भी 7वां स्थान प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के रैंक का अधिकारी स्पीकर को माना जाता है। उसके कार्य व आचरण पर सामान्यतया न तो चर्चा की जा सकती है और न आलोचना। तात्पर्य यह है कि अपने पद पर रहते हुए अपने पद के निर्वहन के अंतर्गत स्पीकर कोई कार्य या आचरण करता है तो उसके ऐसे कार्य आचरण पर सदन में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है और ना ही उसके कार्यों की आलोचना। सदन की प्रक्रिया का विनियमन, हाँ, प्रक्रिया का विनियमन यानी कि जो सदन को चलाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है और यह जिम्मेदारी या अधिकार उसका न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर या उस पर आरोप लगाकर कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है ना। अगर आगे हम देखें तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर वह सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है, उसका स्थान उच्च है। उससे ऊपर सदन में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद है। बाकी जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वह सभी लोकसभा अध्यक्ष से निचली रैंक के अधिकारी माने जाते हैं।
तो इसी के साथ हम लोग एक बार पुनः रिवीजन कर लें, देख लें कि हम लोगों ने किन किन तथ्यों पर बात किया है। तो हम लोग लोकसभा की बात कर रहे थे, है ना। ये भारत की नई संसद है, आपको जानना चाहिए ये भारत की नई संसद है जो स्वतंत्र भारत में जिसका निर्माण हुआ है और भारत सरकार ने करवाया है। और तो हम लोग स्पीकर की बात कर रहे थे, निर्वाचन और पदावधि की लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। मतलब यह है कि वह निर्धारित करता है कि सदन कैसे संचालित होगा, कैसे चलेगा और चलने की प्रक्रिया क्या होगी। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और आपको पता है राष्ट्रपति कैसे करता है? मंत्रिमंडल की सलाह से, है ना। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता, वो जो भी कार्य करता है मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। सदन में बहुमत के द्वारा इसका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और जो जिसको बहुमत प्राप्त होता है वह लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में निर्वाचित होता है। सामान्यतया अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक का अपना पद धारण करता है, लेकिन इसकी कुछ अपवादिक स्थितियां हैं। वो मुख्य रूप से 3 अपवादिक स्थितियां हैं कि यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे 5 साल के पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यदि वह स्वयं त्याग पत्र दे देता है और अपना पद छोड़ देता है। तीसरा, यदि उससे पदच्युत कर दिया जाता है, यानी कि उसे उसके पद से हटा दिया जाता है, तो उसका पद 5 साल के पहले रिक्त हो जाएगा। अगर हम स्पीकर की भूमिका की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है संसद में विधियां बनती हैं और लोकसभा प्रतिनिधि, चूंकि जनप्रतिनिधि सभा है तो इसका महत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बढ़ जाता है और वह उस सदन का अध्यक्ष है, तो आप उसके महत्व, उसकी गरिमा और उसके महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में समझ सकते हैं। तो लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का वह मुखिया होता है, तो अध्यक्ष है तो मुखिया है, जाहिर सी बात है। सदस्यों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार का अभिभावक है, रक्षक है, संरक्षक है, उनको संरक्षित रखने का कार्य करता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। तात्पर्य है कि लोकसभा को जो भी अपनी बात कहनी है तो वह मुख्य रूप से स्पीकर के द्वारा कही जाएगी। संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है और इसमें न्यायालय के शरण में नहीं जाया जा सकता है। उसके शक्तियों एवं कार्यों की बात करें तो सदन की कार्यवाही का संचालन करना उसका सबसे पहला मुख्य कार्य है, प्राथमिक कार्य है। सदन के भीतर वह अंतिम व्याख्याकार है। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार भी स्पीकर का है। निर्णायक मत का अधिकार है कि अगर बराबर की स्थिति पैदा होती है, दोनों दल एक बराबर मत प्राप्त करते हैं तो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उस सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? स्पीकर के द्वारा की जाएगी। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात पर निर्णय लेने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दल बदल पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी या उनकी सदस्यता बरकरार रखी जाएगी, इस पर भी निर्णय करने का अधिकार स्पीकर का है। हमने बात किया कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता स्पीकर के लिए आवश्यक है, चूंकि वह अभिभावक के रूप में कार्य करता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह स्वतंत्र हो। और दूसरी बात, उसमें निष्पक्षता हो, वो किसी के साथ भेदभाव ना करे। इसी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हमने बात किया कि इंग्लैंड में जो स्पीकर चुना जाता है सामान्यतः वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। यह परंपरा भारत में भी लाने की आवश्यकता है, लेकिन अभी है नहीं। तो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात करें तो 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है और वह सामान्यतः उस कार्यकाल को पूरा करता है। वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? उसके वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद करती है। उसके कार्य व आचरण पर सामान्यतया ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है, ताकि उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जा सके। इसलिए यह उसे विशेषाधिकार या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सदन की प्रक्रिया का विनियमन और व्यवस्था रखने में इसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि सदन को चलाने के लिए जिस प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है या व्यवस्था को जिस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, स्पीकर का है। और यह अधिकार क्षेत्र न्यायालय की शक्ति से
परे है, बाहर है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर वह सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है, बड़ा है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत में अगर हम ऊपर से शुरू करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इस तरीके से अगर एक क्रम, एक हायरार्की तैयार की जाए तो हायरार्की में ऊपर से 7वां स्थान स्पीकर का है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और आगे हम नए तथ्यों के साथ, नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।